आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को पढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। पहेली और बूझो जो पिछले चैप्टर में समर वेकेशन में घूमने गए थे, याद है ना? वह कुछ दूर ट्रेन से गए, कुछ दूर बस से गए और फिर बुलक कार्ट से यानी बैलगाड़ी से गए। वहीं कुछ बच्चे तो एयरप्लेन से भी गए और कुछ बच्चे मछली पकड़ने बोट पर गए। और आपने कभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में या फिर टीवी पर देखा होगा, मार्स और मून पर छोटे छोटे पहिए वाले व्हीकल्स को स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भेजा गया है जो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन छोटे व्हीकल्स को हम रोवर कहते हैं, जैसे कि आपने मिशन चंद्रयान 2 में देखा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि रोवर का क्या नाम था, विक्रम था या प्रज्ञान था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो हम 10.1 पर देखते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। पहले ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था। हम पैदल चलते थे और सामान को अपनी पीठ पर, मतलब जो सामान हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता था, अपनी पीठ पर लाद लेते थे या फिर जानवरों का प्रयोग करते थे, जैसे गधे हो गए या फिर कोई और जानवर हो गया, गाय हो गया या फिर कोई सा भी हो गया जो वहाँ पे था, उस पर हम लाद लेते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान पहुँचाते थे। एंशिएंट टाइम से हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में लकड़ियों के लॉग जिसमें हॉलो कैविटी होती थी, हम बोट बनाते थे। ठीक है, जैसे लकड़ियाँ होती थी, उसको अंदर से खोखला होता था, तो उसी पे हम बैठ कर आराम से बोट की तरह यूज करते थे। फिर बाद में लकड़ियों के कई टुकड़ों को जोड़कर हम बोट बनाने लगे, जो कि समुद्री जीव के शेप यानी स्ट्रीमलाइन शेप का होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है। ठीक है, पहिए के इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। हजारों सालों में इसमें इम्प्रूवमेंट ही होता गया। पहले हम इसे जानवरों से खिंचवाते थे। 19वीं सदी के आरंभ तक हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवरों पर ही डिपेंडेंट थे, लेकिन स्टीम इंजन का इन्वेंशन ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन ले आया। बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार हुआ और मोटर बोट और शिप का प्रयोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाने लगा। अर्ली 1900 में एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ और 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, मोनो ट्रेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट का इन्वेंशन हुआ। अब हम 10.2 को देखते हैं। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, मतलब आपने कितनी दूरी तक ट्रेवल किया है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, यह डेस्क कितनी चौड़ी है। ठीक है, तो इन सब के जवाब हम आगे देखते हैं। हम लोग कैसे जान पाते हैं कि हमने कितनी दूरी की यात्रा तय की है? हमें यह कैसे पता चलता है कि हमें अपने स्कूल पैदल जाना है या फिर बस से या रिक्शा से? जब आपको मार्केट कुछ खरीदने के लिए जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? और यह कैसे जानते हैं कि हमें जाना कैसे है, यानी पैदल या रिक्शा से या फिर बस से? हमारे लिए हमेशा यह जानना आवश्यक है कि प्लेस यानी स्थान पर हमें जाना कैसे है, वह कितना दूर है, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें वहाँ जाना किससे है, यानी पैदल, बस से या ट्रेन से या शिप से या एरोप्लेन से या फिर स्पेस क्राफ्ट से। कभी कभी कुछ वस्तुओं की लंबाई यानी लेंथ और चौड़ाई यानी विड्थ जानने की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, पहेली और बूझो क्लास में मशहूर बच्चे हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इनकी क्लास में एक डेस्क है और उन्हें इस डेस्क को
शेयर करने के लिए कहा गया। लेकिन देखते ही देखते दोनों ने इस बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया कि कौन डेस्क को ज़्यादा उपयोग कर रहा है, यानी डेस्क के ज़्यादा एरिया का उपयोग कौन कर रहा है। जब इनको झगड़ते टीचर ने देखा तो कहा कि इसकी लेंथ को नापकर बीच में एक लाइन खींच लो और दोनों आधा आधा यानी बराबर बराबर डेस्क का उपयोग करो। जब टीचर ने कह दिया कि दोनों आधा आधा नाप कर उपयोग करो तो समस्या यह थी कि डेस्क को नापा कैसे जाए। जो पहेली और बूझो हैं उन्हें गिल्ली और डंडा खेलना बहुत अच्छा लगता था। बूझो एक सेट ऑफ गिल्ली डंडा ले आई। अब उन्होंने इसकी मदद से डेस्क को नापने की कोशिश की। डेस्क की लंबाई नापा तो पाया कि डेस्क 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है, जैसा कि आप फिगर 10.2 में देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि एक गिल्ली और एक डंडा के बराबर की लंबाई का डेस्क दोनों यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि एक डंडा और एक गिल्ली बूझो और एक डंडा और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर पहेली उपयोग करेगी। दोनों ने बीच में एक लाइन खींचकर निशान लगा लिया। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि निशान कैसे सफ़ेद लाइन है। ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद मिडिल लाइन, जो बीच में लाइन खींची गई थी, वो खो गई, यानी वाइप्ड आउट हो गई। बूझो एक गिल्ली और डंडा का नया सेट ले आई, क्योंकि उसकी जो पुरानी गिल्ली और डंडा था वो खो गया था। फिर उन्होंने डेस्क को नापना शुरू किया, जैसा कि आप फिगर 10.3 में देख सकते हैं। उन्होंने पाया कि डेस्क की लंबाई 2 डंडा और 1 गिल्ली से थोड़ा बड़ा है, करीब आधी गिल्ली के बराबर। अब उन्होंने डेस्क को नापने के लिए एक स्ट्रिंग यानी धागे का सहारा लिया, जैसा कि आप फिगर 10.4 में देख सकते हैं। लेकिन धागे से विड्थ तो नापा जा सकता था, लेकिन लेंथ नहीं, क्योंकि जो धागा पहेली और बूझो के पास था वह छोटा था। अब उन्होंने डेस्क की लंबाई नापने के लिए धागे को 1/2, 1/4 और 1/8 यानी आधा और 4 पार्ट में और 8 पार्ट में फोल्ड करके डेस्क की लंबाई नापी। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि क्यों ना पहेली अपने ज्योमेट्रिकल बॉक्स से स्केल निकाले और प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो बिल्कुल दोनों स्केल की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बूझो यह जानना चाहता है कि स्टैंडर्ड स्केल नहीं थे तो लोग कैसे डिस्टेंस को नापते थे। हम अपने आम जिंदगी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें को देखते हैं और उनसे गुजरते हैं जहां लेंथ और डिस्टेंस मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे टेलर को कपड़ा नापने की आवश्यकता होती है, यह जानने के लिए कि कुर्ता सिलने के लिए कपड़ा पर्याप्त है या नहीं। एक कारपेंटर को कबर्ड की लेंथ और विड्थ नापने की आवश्यकता होती है, यह जानने के लिए कि उसका दरवाज़ा बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसान को अपने लैंड का एरिया नापने की आवश्यकता होती है, इसलिए क्योंकि उसे जानना होता है कि कितना सीड का प्रयोग होगा, कितना पानी सिंचाई के लिए लगेगा उसकी फसल के लिए। सपोज आपने किसी से पूछा कि आप कितने लंबे हो, आप बताना चाहते हैं अपने हेड के टॉप से हील तक स्ट्रेट लाइन की लंबाई, रूम कितना लंबा है, डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, चांद यानी मून से अर्थ की दूरी कितना है। इन सब क्वेश्चन में एक बात कॉमन है कि दो प्लेस के बीच की लंबाई
या दूरी पूछी जा रही है। अब ये दो प्लेस बहुत नज़दीक हो सकते हैं, जैसे टेबल का दोनों सिरा या एंड ऑफ द टेबल, या फिर बहुत दूर जैसे जम्मू और कन्याकुमारी के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब हम 10.3 देखेंगे, सम मेजरमेंट्स। तो अब हम एक्टिविटी को देख लेते हैं। अब आपको ग्रुप में काम करना है, 1 by 1 एवरीवन विल डू द सेम एक्टिविटी। अपने फुट का प्रयोग कर कर, जो आपका पैर है उसका प्रयोग करके क्लासरूम के लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई को नापें। क्या कुछ पार्ट बच जाता है जो तुम्हारे फुट से छोटा है? अब एक स्ट्रिंग का प्रयोग करके अपने फुट के एक पार्ट को नाप लें, जैसा कि पहले किया था। अब आप अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 10.1 में लिखें। तो 10.1 टेबल देख लेते हैं, मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, तो क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई को लिखना है। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, लेंथ ऑफ क्लासरूम है एंड ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आप करें अलग अलग बच्चे, वो इसमें अलग अलग बच्चों के नाम और क्लासरूम की लंबाई को लिखें। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी 2 को देख लेते हैं। अब आप पुनः एक ग्रुप में काम करेंगे और इस बार अपने हैंड स्पैम को एज ए यूनिट मानकर टेबल की लेंथ और विड्थ को नापेंगे। यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रिंग की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि हमें पहले इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इस ऑब्जर्वेशन को टेबल 10.2 में लिखना है। टेबल 10.2 क्या है? मेजरिंग विड्थ ऑफ द टेबल। इसमें 2 कॉलम हैं, हु मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल एंड नंबर ऑफ हैंड स्पैन। ठीक है, तो आपको इसमें हर बच्चे को लिखना है। किसी का हैंड स्पैम छोटा होगा तो उसके हैंड स्पैम से उसको लगेगा कि ये ज़्यादा लंबा है, किसी का हैंड स्पैम छोटा होगा तो उसके हैंड स्पैम की नंबर काउंटिंग कम होगी। ठीक है, तो आपको इसी को ऑब्जर्वेशन जो किया है उसको लिखना है। जो बची हुई लेंथ है उसको एक स्ट्रिंग यानी धागे से नापकर उसको लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करने को हम यूनिट कहते हैं। मेजरमेंट के रिजल्ट को हम 2 पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, एक नंबर और दूसरा यूनिट। जैसे रूम की लंबाई 12 फुट है, जैसे आपने पैर से नापा ना 12 फुट। यहाँ पर 12 नंबर है और फुट लेंथ की यूनिट है, मतलब आपने जो यूनिट का प्रयोग किया हो आपने अपने फुट का यूज किया है। ठीक है, प्रयोग किया है। अब हम आगे देखेंगे 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पुराने समय में लेंथ को फुट में और विड्थ को फिंगर में नापा जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेंथ के मेजरमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इससे हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन था वो परफेक्ट था। ठीक है, मतलब परफेक्ट ज्योमेट्रिकल था। जैसे ईंट का साइज इक्वल था, रोड की चौड़ाई बराबर थी और मकान एकदम साइज में बने हुए थे। पहले के लोग अपने फुट का प्रयोग लेंथ को नापने के लिए करते थे। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग होता था। पहले इंडिया में छोटी लेंथ को नापने के लिए अंगुल यानी फिंगर और फिस्ट यानी मुट्ठी का प्रयोग करते थे, जबकि लोगों के बॉडी पार्ट स्लाइटली डिफरेंट साइज के होते थे, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा होते थे। ठीक है, जो उनका साइज होता था वो डिफरेंट होता था, मतलब अलग अलग होता था, जो मेजरमेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। 1790 में यानी 1790 में फ्रांस ने मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट की,
जिसे हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड यूनिट को एक्सेप्ट किया, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इसे आप रिमेंबर कर लेंगे आराम से। इसे शॉर्ट टर्म में एसआई यूनिट भी कहा जाता है। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, और हम यदि मीटर को 100 इक्वल पार्ट में बांट दें तो उसे सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यदि 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग में बांट दें तो उसे मिलीमीटर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। लंबी दूरी को नापने के लिए मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब हम 10.5 को देखेंगे। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब सही हमें कैसे नापना है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु का सही माप लेना चाहते हैं तो आपको स्केल को उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ठीक से कुछ इस तरह से रखना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर ए में देख सकते हैं। यदि फिगर बी की तरह रखेंगे तो मेजरमेंट गलत हो सकती है। कुछ स्केल में जो 0 मार्क होता है या तो मिट जाता है या फिर टूट जाता है, तो वह चीज़ों की करेक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाता। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अच्छी स्केल का यूज करें। यदि अच्छी स्केल नहीं है तो उसी स्केल से कैसे सही से नापना है हम देख लेते हैं। ठीक है, कैसे नापेंगे? मान लीजिए आपकी स्केल का 0 मार्क जो है वो टूट गया है, तो अब मेजरमेंट किसी एक एंड से शुरू करें। मान लेते हैं कि आप 1 सेंटीमीटर से शुरू करते हैं, तब आपकी मेजरमेंट जो भी आती है उसमें से 1 सेंटीमीटर को घटा दीजिए। तब जो आपकी मेजरमेंट आएगी वही एग्जैक्ट साइज होगा, मतलब आपकी जो मेजरमेंट आएगी वही एग्जैक्ट होगा उस वस्तु की लंबाई या चौड़ाई का। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि बॉक्स की लंबाई टूटी हुई स्केल से नापने से 14.3 सेंटीमीटर आती है, और हम स्केल का 0 मार्क 1 सेंटीमीटर को मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो 0 मार्क है उसे 1 सेंटीमीटर को मान लिया है, तो 14.3 में से 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा वो 13.3 आएगा, और यही इसकी बॉक्स की सही लंबाई होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें सही मेजरमेंट लेने के लिए यह भी ज़रूरी है कि मेजरमेंट लेते समय स्केल पर हम अपनी आँखों की करेक्ट पोजीशन बना कर रखें। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि साइड से देखने पर कुछ और ही दिख रहा है, जब हम सेंटर से देखते हैं तो हमें करेक्ट मेजरमेंट का पता चलता है। ठीक है, अब हम 10.6 देख लेते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, मतलब जो कर्व लाइन है उसके मेजरमेंट को हम कैसे लेते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो एक ब्लू लाइन एक कर्व लाइन है। यदि हमें इसे नापना है तो हमें स्ट्रिंग को लेना पड़ेगा और उस धागे से, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, छोटी छोटी लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। यदि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधा मेजरमेंट करेंगे तो हमें एक्यूरेट लेंथ का पता नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर कर्व है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेंथ बच जा रही है। ठीक है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ है
वो क्या हो रही है, बच जा रही है। इससे हमें क्या होगा कि एग्जैक्ट जो इसकी लेंथ है कर्व लाइन की वो पता नहीं चलेगी। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे लेंथ को एक स्ट्रिंग की मदद से नापना है, जिससे कि हमें इसकी एग्जैक्ट लेंथ पता चल सके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 10.7 मूविंग थिंग अराउंड अस। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं या तो मूविंग पोजीशन में होंगी या फिर रेस्ट यानी स्थिर पोजीशन में होंगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने ही पोजीशन पर मूव करते हैं, जैसे फैन, क्लॉक हैंड, स्विंग मशीन। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि अपने ही पोजीशन पर मूव करते रहते हैं, इनकी डिस्टेंस नहीं बदलती है। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है, जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब सीधी लाइन में होता है, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे रोड, गाड़ियाँ, मतलब जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, आर्मी का परेड होता है, ठीक है, आदि जो इसी प्रकार की कुछ और चीज़ों को हम देख सकते हैं। और जो मोशन सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे फैन, हैंड ऑफ क्लॉक। ठीक है, यदि आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर अपने सिर के ऊपर हाथ से घुमाएं तेजी से, तो जो पत्थर का मार्ग होगा यानी रास्ता होगा, वो भी एक सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, जो कि एक सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और मोशन के बारे में जानते हैं। जब ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कुछ समय पर रिपीट करता रहे, मतलब थोड़ी देर बाद वो अपने सेम पोजीशन में फिर से आ जाए, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम, स्विंग मतलब झूला, गिटार, बेल यानी घंटी और तबला। ये सारी चीज़ें कुछ देर में अपनी ही सेम पोजीशन पर आ जाती हैं, तो इनके मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक बार आप फिर से बताएंगे, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हैं। एंशियंट टाइम में लोग लेंथ नापने के लिए, अपने पैरों का चौड़ाई नापने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते थे, जो कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। इसी वजह से यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का जन्म हुआ। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यानी एसआई यूनिट का उपयोग करते हैं। इसे वर्ल्ड के सभी देशों में एक्सेप्ट किया गया है। जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसे हम रेक्टिलिनियर कहते हैं, और जो सर्कुलर लाइन में होता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो एक समय के बाद अपने मोशन के पाथ को रिपीट करता है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, यानी एक्सरसाइज को देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर और एयर। ठीक है, तो हमें 2 एग्जाम्पल देना है लैंड, वाटर और एयर के ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, तो हम पहले लैंड के देख लेते हैं। लैंड में हम जैसे बस का यूज करते हैं, ट्रक का यूज करते हैं, और हम आपको एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ट्रेन। ठीक है, और आप इसी प्रकार से और लिखना भी चाहें तो और ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ही पूछा है तो आप 2 ही लिखेंगे। ठीक है, और वाटर के लिए क्या है, शिप और बोट। ठीक है, ये 2 हो गए। और एयर के लिए आप लिख सकते हैं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, और एयर के लिए आप स्पेस क्राफ्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही पूछा है तो आप 2 ही लिखना। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ब्लैंक्स स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो पहला क्या है, 1 मीटर इज कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या है, 5 किलोमीटर इज, ठीक है, 5000 मीटर। ठीक है, तो जो 5 किलोमीटर होता है
वो 5000 मीटर के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे हो गया कि मतलब 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर कैसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता था, 1000 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता था, 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा, तो आपको 1000 में 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 किलोमीटर बराबर कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है 5000 मीटर। ठीक है, तो आप इसे निकाल सकते हैं इसे। अगला देखते हैं, ये हमारा है थर्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज। तो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। जो बच्चा अगर झूल रहा है किसी झूले पर, तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसका चौथा देख लेते हैं, मोशन ऑफ ए निडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज। जो स्विंग मशीन का होता है वो क्या होता है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, तो जो आप स्विंग मशीन मतलब सिलाई मशीन देखते हैं, उसकी जो सुई होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक मोशन करती है, मतलब एक समय के बाद रिपीट करती है अपने पाथ को। हम 5वां पे देख लेते हैं। 5वां क्या है हमारा, मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज सर्कुलर। ठीक है, तो जो इसका व्हील का मोशन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इस स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में किसी का लेंथ, फुट का लेंथ जो होता है नहीं यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है कि ए पीस और ए फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल। मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग लोगों के जो फुट स्टेप होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, इसलिए हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के रूप में हमें इन दूरियों को अरेंज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले क्या होगा, 1 मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 1 मीटर, तो उससे बड़ा क्या होगा, 1 किलोमीटर। एक बार हम आपको उसे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे छोटा होगा 1 मिलीमीटर, उससे बड़ा होगा 1 सेंटीमीटर, उसके बड़ा होगा 1 मीटर, और सबसे बड़ा होगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू ए सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिसकी जो लंबाई है 1.65 मीटर है, इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमें बदलना है। ठीक है, तो बदल लेते हैं। तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर 1.65 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलें, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। हमने पढ़ा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम 1.65 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 165, यानी 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने मिलीमीटर होता था, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, 165 सेंटीमीटर आया है, लेकिन अगर 1.65 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर, इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर 165 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1650 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। ठीक है,
तो हमने क्या जाना कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.250 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज 3.250 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए knitting needle, the reading of a scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of needle? ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ नीडल बताना है। तो आपको क्या करना है, इसे घटा देना है, जैसे हमने एग्जाम्पल में घटाया था, ठीक है। तो 33.1 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन, ठीक है। मतलब कि वो फैन चल रहा है, तो हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताना है। तो पहले इसकी सिमिलैरिटीज को देख लेते हैं। बोथ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन ऑन ए फिक्स एक्सेस। तो जो उनका एक्सेस है वो क्या है, फिक्स है। और डिफरेंसेस क्या हैं, बाइसिकल मूव्स टूवर्ड 10 एग्जीक्यूट रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब साइकिल आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है। बट जो फैन है वो क्या है, बढ़ नहीं रहा आगे, वो एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसके डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वाई कुड यू नॉट यूज ए इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस? व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स you would meet in telling someone about a distance you measure with a elastic tape? तो हमें बताना है इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इलास्टिक मतलब जो इलास्टिक होता है, मेजरिंग टेप गिव ए इनकरेक्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। तो जो ये इलास्टिक टेप होता है वो हमें इनकरेक्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब हम नापते हैं तो वो हम एकदम एग्जैक्ट नहीं नाप पाते हैं। इसका रीजन क्या है, हम उसके रीजन को देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ इलास्टिक टेप वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द फोर्स बाय व्हिच इज स्ट्रेच्ड, मतलब हम उसे ज़्यादा खींचेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, कम खींचेंगे तो छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो सही मेजरमेंट नहीं देगा, ठीक है। मेजरिंग वुड वेरी बिटवीन 2 और 3 रीडिंग्स even when measured by the same persons and by the same elastic tape, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है। मेजरमेंट वुड आल्सो वेरी इफ डिफरेंट पर्सन्स मेजर द सेम डिस्टेंस, मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए नापेंगे तो उनका जो डिस्टेंस आएगा वो अलग अलग आएगा, कोई कम फोर्स लगाएगा, कोई ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द पीरियोडिक मोशन, हमें पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हम पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं मोशन ऑफ स्विंग, मतलब झूले का मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या फिर जैसे जो हमारा मोशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन के आसपास है। तो ये सब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, 2-3 है। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं जो कि अपने पाथ पर एक निश्चित समय के बाद फिर से रिपीट करें, ठीक है। पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।